सिर्फ मुझे भुगतना पड़ता तब भी निभ जाता। पर उस समय तो मैं अचंभित रह गई जब आदित्य को पता चला कि मेरे गर्भ में जुड़वा बेटियां पल रही हैं। खुश होने के बजाय वह मुझे मजबूर करने लगा भ्रूण हत्या के लिए। पर मैंने भी मन में ठान लिया था कि भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, इसी एक बात को लेकर दोनों माँ बेटे ने मेरी ऐसी दुर्गति बनाई कि मेरा जीना मुहाल हो गया। इन लोगों ने घर के लोगों के बीच मुझे इतना हेय बना दिया कि मैं अस्तित्व विहीन होकर घर के टूटे सामान की तरह एक कोने में आ पड़ी। अम्मा, आज तुम मेरा यह पत्र देखकर हैरान तो बहुत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक्स युग में अब भला कौन पत्र लिखता है। पर सच कहूँ तो दिल की बातों का किसी के सामने उजागर करने का आज भी इससे अच्छा कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। एक एक बात जो मैंने डायरी में लिख रखे थे इस पत्र में लिखकर भेज रही हूँ तुम्हें। यह पत्र नहीं, मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। आज मैं तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जिसे विगत 12 वर्षों से चाहकर भी तुम्हें बता नहीं पाई। यह सब शायद आज भी तुम्हें बता नहीं पाती अगर परिस्थितियाँ पहले जैसी ही होती। पर समय आ गया है अम्मा कि मैं अपने अंतस में जमा उन सारी अंतर्वेदनाओं को कह दूं जो परत दर परत शादी के बाद के 12 वर्षों से मन में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो अम्मा बचपन से ही तुम मेरी माँ से ज़्यादा मेरी सहेली रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की हर छोटी बड़ी बात मैंने तुम्हें ही बताई। हर सुख दुख तुम्हारे साथ बांटे। कुछ भी तो नहीं छुपा था हम दोनों के बीच। शायद इसीलिए ही आज तक हम दोनों के बीच आपकी औपचारिकता भी नहीं रही। फिर भी शादी के बाद के वर्षों में हम दोनों के बीच ढेर सारी बातें अधूरी और अनकही रहीं। इस दौरान बार बार तुम मुझे लिखती रही कि अपने कुशल मंगल के आगे भी कुछ अपने बारे में लिखा करो। तुम्हारे संक्षिप्त चिट्ठियों से मैं तंग आ गई हूँ। पर क्या करूँ माँ, ऐसी बात नहीं थी अम्मा कि मैं अपने साथ होते दुर्व्यवहार को तुम्हें लिखना नहीं चाहती थी। पर यह लिखती भी तो क्या लिखती, जब जब मेरे दर्द सहने की सीमा समाप्त होने लगती। सहारे के लिए तुम्हें ही तो पत्र लिखती थी। पर बात इतनी सी थी कि उन पत्रों को तुम्हारे पास भेजने का साहस नहीं जुटा पाती थी। अब तुम ही बताओ अम्मा, अगर साहस कर मैं लिख कर भेज भी देती कि यहाँ कुछ भी कुशल मंगल नहीं है, मुझे तुम अपने पास बुला लो अम्मा। सिवाय अपने को दुखी करने के तुम क्या कर लेती? क्या मुझे बुलाकर अपने पास रख लेती और मुझे अपनी छत्र छाया में आश्रय देती? अपने खर्चों के लिए तो तुम दूसरों का मुंह देखती हो। मुझे और मेरी बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसके सामने हाथ फैलाती? भैया भाभी कितने दिनों तक हमारा बोझ उठाते। एक दूसरा पहलू यह भी था कि अपने संस्कारों में जकड़ी तुम अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ खड़ी हुई हो। इस समय क्या तुम बर्दाश्त कर पाती कि तुम्हारी लड़की के काम से तुम्हारी जगहंसाई हो, या कोई यह कहे कि तुम्हारी बेटी के लक्षण शुरू से ही अच्छे नहीं थे? इसीलिए अम्मा, बेटियां ससुराल से अपनी माँ को सब कुशल मंगल ही है लिखती हैं। लिखते लिखते पंखे से लटक भी जाती हैं। अब मेरी ही बात ले लो अम्मा। दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करने वाले मेरे पापा ने अपनी हैसियत के मुताबिक क्या कुछ नहीं दिया, पर मेरी सासू माँ का कहना था कि उनके कमरे का एक कोना भी नहीं भरा। जब सास के मन में दहेज को लेकर ही कलुष पलने लगे तो बहू की इज्जत और स्वागत ससुराल में क्या होगी? इन सब बातों पर शादी के समय आप लोगों का ध्यान ही कहाँ था? हमेशा से अभाव में जीने वाले पापा तो मेरे ससुराल का वैभव देखकर अभिभूत थे। बेटी का यहाँ रिश्ता किसी तरह पक्का हो जाए, यही चिंता उन्हें लगी रहती थी हमेशा। मेरा बीए पास होना ही उनके लिए काफ़ी था। सोचते थे क्या होगा ज़्यादा पढ़ा के इस लड़की को, कौन सा बेटी को नौकरी करनी है, इसके किस्मत में तो राजयोग है, राज करेगी। उस समय पापा इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि मेरे ससुराल के वैभव से कि उन्होंने और कुछ भी पता लगाना जरूरी नहीं समझा था। पर राजयोग भोगना इतना आसान कहाँ था अम्मा, वह भी ऐसी स्थिति में जब ससुराल वालों को अभी वांछित न मिला हो। ऐसी स्थिति में तो बहू का जीवन ही अवांछनीय बन जाता है। तुम सब तो बेटी के सुखों की कल्पना करके ही खुश रहते थे, पर मुझे क्या कुछ भुगतना नहीं पड़ा। इसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते थे। अच्छा खाना कपड़ा सब मिलता था,
पर एहसान जताकर भीख की तरह। यहाँ कुछ भी अपना नहीं था। यहाँ तक कि मुझे अपना पति भी कभी अपना नहीं लगा। वह भी हमेशा मुझे एहसास दिलाता रहता कि अगर वह शादी नहीं करती तो मेरी शादी ही नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, तुम्हारे यह दामाद जी अपने सारे रिश्ते तो बहुत ही सहज ढंग से निभाते, पर जब भी मेरे मायके से कोई आता कभी सहज नहीं रह पाते। हमेशा मुझे और मेरे रिश्तेदारों को तुच्छ प्राणी होने का बोध कराते रहते। जहाँ तक सुख भोगने की बात थी अम्मा, तो यहाँ तो छोटे से छोटे सुख के लिए भी ताने सुनने पड़ते थे। एसी और फैन चलाना भी मुहाल था। मेरे उस तथाकथित घर में मेरी इज्जत को इसी से अंदाजा लगा सकता है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए भी ऐसे ताने उलाहने दिए जाते थे जो तीर की तरह मेरे सीने में उतर मेरे दिल को तार तार कर देता। मेरी सासू माँ हमेशा कहती, मेरी बुद्धि घास चढ़ने गई थी जो इसका यह रूप देखकर ब्याह लाई थी। किसी काम का इसे शऊर ही नहीं है। तब वे भूल जाती थी कि उनकी बुद्धि घास चढ़ने चली गई थी कि उनका खुद का बेटा ही मुझे अपने एक दोस्त की शादी में देखने के बाद जिद किए बैठा था कि वह मेरे यहाँ ही शादी करेगा। अपनी जिद के सामने उसने अपने घर वालों की एक न चलने दी थी। कुछ दिनों बाद जब उसे मुझसे ऊब होने लगी, तब माता के सारे वचन उसे सत्य नजर आने लगे। घर वालों की तो छोड़ो, घर के लोगों का मेरे प्रति व्यवहार देखकर उस घर के मेड और सर्वेंट तक मेरी अवहेलना करते और उनकी अवज्ञा दृष्टि और बोली झेलना भी मेरी नियति बन गई थी मानो। अम्मा, याद है पापा के सबसे करीबी मित्र और कायस्थ परिवार के कैलाश नाथ जी के पुत्र मधुकर की क्या कमी थी उसमें। पढ़ा लिखा अच्छे संस्कारों वाला मधुकर बैंक में पीओ था। तुम भी उन दिनों उसे कितना पसंद करती थी। उसी मधुकर की माँ ने जब अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, खुश होने के बजाय उनका दुस्साहस समझ कैसी विद्रुपता छा गई थी तुम्हारे चेहरे पर। बाद में तुमने उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाई थी। जब इस प्रस्ताव की जानकारी पापा को मिली थी, सुनते ही ऐसा लगा था जैसे उनके पांव अंगारों पर ही पड़ गए हों। हिम्मत कैसे हुई मधुकर की माँ की मेरे घर रिश्ता मांगने आने की। ऊंचे पद प्राप्त कर लेने से उनका बेटा क्या हमारी बराबरी का हो गया है? क्या हम ब्राह्मणों जैसे संस्कार भी आ जाएंगे उन लोगों में? हम ठहरे कान्यकुंज ब्राह्मण, गरीब होने से क्या जात कुजात में लड़की ब्याह देंगे? ऐसी शादी करने के पहले अपनी बेटी के गले में पत्थर बांधकर गंगा नदी में डुबो दूंगा। फिर पापा ने मुझे निर्दोष को भी कम प्रताड़ित नहीं किया था, और जैसे ही आदित्य के घर से शादी का प्रस्ताव आया था, सिर्फ उसकी जाति और संपत्ति देखकर झटपट मेरी शादी उससे करवा दी थी। दूसरी किसी बात का पता लगाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि लड़का कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तुम लोगों के लिए शादी के पात्र को पात्र से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी जाति ही थी। तो ठीक है ना अम्मा, आज मुझे मारने वालों मेरे साथ साथ मेरे सारे खानदान को गालियां देने वाला किसी गैर जाति का तो नहीं है, अपनी ही जाति के लोग हैं। तुम लोगों ने अपनी ही जाति में ब्याहने के जिद के कारण ही मुझे मान सम्मान से रखने वाले संस्कारी विवेकशील ऊंचे पद पर कार्यरत मधुकर को ठुकराकर सजातीय आदित्य को अहमियत दी, जो परले दर्जे का घमंडी पत्नी और बेटी को तुच्छ प्राणी समझने वाला विलासी इंसान निकला। और तुम लोगों द्वारा भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले का दंड मुझे भुगतना पड़ा। सिर्फ मुझे भुगतना पड़ता तब भी निभ जाता, पर उस समय तो मैं अचंभित रह गई जब आदित्य को पता चला कि मेरे घर में बेटे की जगह जुड़वा बेटियां पल रही हैं। खुश होने के बजाय वह मुझे मजबूर करने लगा भ्रूण हत्या के लिए, पर मैंने भी मन में ठान लिया था कि भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, इसी एक बात को लेकर दोनों माँ बेटे ने मेरी ऐसी दुर्गति बनाई कि जीना मुहाल हो गया। इन लोगों ने घर के लोगों के बीच मुझे इतना हेय बना दिया कि मैं अस्तित्व विहीन हो घर के टूटे सामान की तरह घर के एक कोने में आ पड़ी। भाग्य कहो या दुर्भाग्य से मिले इस ब्राह्मण कुल के उदंड और क्रोधी पुत्र के हाथों में हाथ थाम पापा ने तो गंगा नहा लिया, और बोझ मुक्त होने के कुछ दिनों बाद ही वे स्वर्ग भी सिधार गए और छोड़ गए अपनी बेटी को उसके अविवेकशील कुटिल पति
और हर बात में व्यंग्यबाण चलाने वाले सास ननदों के साथ पापा के बाद तुम लोगों ने भी मेरा ज़्यादा खोज खबर नहीं ली। तुम लोगों को तो आभास भी नहीं हुआ कि कठोर अनुशासन में पली बढ़ी तुम्हारी बेटी इस अनुशासनहीन परिवार में कैसी पीड़ा भुगत रही थी। जब उसका पति नित्य कोई न कोई नौटंकी पसार उसके पिता की दरिद्रता और उसकी असमर्थता का एहसास दिलाता रहता है, उन दिनों अपने को समर्थ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए छटपटाती रहती, आंसू बहाती रहती। तुम्हारी बेटी के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था अम्मा यहाँ। जब जब ख्याल आता आगे पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आप लोगों की सहायता लूँ, मुझे मंगला बुआ याद आ जाती। तुम्हें याद है ना अम्मा, सरल स्वभाव की सीधी सादी मंगला बुआ। तुम्हें भला बात कैसी होंगी, तुम्हारी ननद से ज़्यादा तुम्हारी सहेली जैसी थी। 15 दिनों के लिए ससुराल आई थी अपनी बेटी के साथ। कितना रोई और कितना गिड़गिड़ाई थी वह, फिर भी दादाजी और पापा के सामने उनकी एक न चली। मुझे अब वही मत भेजिए, मेरी पढ़ाई पूरी करवा किसी काम में लगवा दीजिए। मैं और मेरी बेटी आप लोगों को बोझ नहीं बनेंगे। मैं कोई ना कोई काम करके उसे पाल लूंगी। उनकी आंखों की वेदना ने उस छोटी उम्र में भी मेरे चित्त को व्याकुल कर दिया था। पर दादाजी की आंखों से निकलते आग्नेय लपटों ने मंगला बुआ को कैसे सहमा दिया था। तुम्हें याद है ना उनकी मिन्नतों को दादाजी ने उनका दुस्साहस समझ कैसे चेतावनी दी थी। मंगला, तुम कभी इस भ्रम में मत रहना कि हम अपनी ब्याही बेटी को अपने घर बिठा बिरादरी में अपना नाक कटवाएंगे। हमें इस घर की दूसरी बेटियां भी ब्यानी है, इसलिए तुम्हारा ससुराल जैसा भी हो तुम घर वापस लौट जाओ और वहीं सामंजस्य बैठा ना सीखो। ब्राह्मण परिवार की लड़कियां डोली में बैठ ससुराल जाती हैं और अर्थी में ही वहां से निकलती हैं। दादाजी को कटु युक्तियों ने मंगला बुआ को अच्छी तरह जता दिया था कि ब्याही बेटियों के लिए मायके में कोई जगह नहीं होती है। इस घटना के बाद फिर न मंगला बुआ कभी आई, न ही किसी तरह की सहायता के लिए मिन्नतें की। हाँ, एक दिन यह समाचार जरूर आया कि मंगला बुआ ने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी जहर खिला इस दुनिया के झंझटों से मुक्त हो गई थी और आप सबके लिए छोड़ गई थी एक चिट्ठी की। अगर उनकी बेटी मौत से बच जाती है तो उनके बाद उनकी बेटी को न ससुराल वालों को सौंपा जाए न मायके वालों को, उसे किसी अनाथालय में डाल दिया जाए। पर उनकी बेटी तो उनसे भी 1 घंटा पहले दम तोड़ चुकी थी। किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। मंगला बुआ का परिणाम याद कर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर मुझे मायके आने का साहस नहीं हुआ अम्मा। पर यहाँ भी पति और ससुराल वालों ने दिए दंश से दंशित मन को चैन नहीं था। उसे और भी व्यथित करने के लिए हर छुट्टियों में मेरी दोनों ननद अपने परिवार के साथ पहुंच जाती। मेरी दोनों ननद उसी गाड़ी में आती जिसे मेरी सासू माँ ने उन्हें दहेज में दिए थे। फिर मत पूछो अम्मा, उन गाड़ियों को दिखा दिखा कर मुझे कितने ही ताने दिए जाते। मेरे दोनों नंदोई भी कुछ कम नहीं है अम्मा। जब देखो दोनों अपने सास ससुर के ऐसे गुण गाते रहते हैं जैसे परमेश्वर हो और इतनी सेवा में जुटे रहते हैं कि श्रवण कुमार भी उनके सामने मात खा जाए। एक तो मेरी सासू माँ ने दहेज देकर उनके मुंह बंद कर रखे थे, उस पर से मेरी दोनों ननदें कमासुत हैं, दोनों कॉलेज में लेक्चरर हैं। आजकल बीवी की नौकरी भी तो एक तरह का दहेज ही है ना अम्मा। इसलिए दोहरे दहेज से दबे मेरे दोनों संगदिल नंदोई को भी सारे खोट मेरे अंदर ही दिखाई देती। खोद खोद कर ऐसी गलतियां निकालते जो मेरी सासू माँ के कुटिल दिमाग में भी कभी नहीं समाता था। मेरे बड़े नंदोई की तो मत पूछो अम्मा, उनके बच्चे तो दादी को पहचानते तक नहीं थे। कभी अपने माता पिता से मिलने जाना होता तो खुद ही 1-2 दिनों के लिए मिलने चले जाते, पर बीवी की इच्छा के विरुद्ध कभी बच्चों को अपने साथ ले जाने का साहस नहीं कर पाते। इस बात को बड़े गर्व से मोहल्लों की औरतों के बीच मेरी सासू माँ सुनाती। मेरा मुन्नू टुन्नू तो अपने दादा दादी को पहचानता भी नहीं है, उन लोगों के पास जाने के नाम से ही रोने लगता है, और जाए भी तो कैसे, उन्हें एसी के बगैर नींद ही नहीं आती है, और उस निपट देहात में तो ढंग का पंखा भी नहीं है। अब मेरी सासू माँ को कौन समझाए कि यह तो उनके समधन समधी का दुर्भाग्य है कि बेटा को कार में चढ़ने लायक और एसी में सोने लायक बनाने के बावजूद
ऐसी बदहाली में जी रहे हैं। जो लोग खुद के माँ बाप के अधिकार को कभी नहीं समझ सके, मेरे अधिकार और सम्मान को क्या समझते। मैं बहुत सोचती, पर अम्मा, कोई ठौर नजर नहीं आता जहाँ मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर आत्मसम्मान के साथ जी पाती। काफी सोचने विचारने के बाद पड़ोस में रहने वाली उमा, जो अब तक मेरी अंतरंग सहेली बन गई थी, उसने साथ मिलकर मैंने एक बुटीक खोलने का फैसला लिया। एक दिन आदित्य को अच्छे मूड में देखकर मैंने उनसे बुटीक खोलने की इजाजत भी मांगी, तो थोड़ा इनकार करने के बाद आदित्य ने बुटीक खोलने की अनुमति दे दी, पर किसी तरह की आर्थिक मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अपने गहनों को बेचकर और पास में जतन से बचाए गए कुछ रुपयों से ही मैंने अपने बुटीक खोलने की शुरुआत कर दी। उमा ने भी यथासंभव अपने पैसे लगाए। शीघ्र ही पड़ोस में किराए पर 2 कमरा लेकर मैंने और उमा ने सम्मिलित पूंजी से एक बुटीक की शुरुआत कर दी। कुछ दिनों बाद हम लोगों ने गुड़िया, बैग, फूल वगैरह सिखाने का काम भी शुरू कर दिया। वर्षों पहले शौक से सीखा हुआ हुनर अपना रंग दिखाने लगा। मेरे हाथों में भी तुम्हारे हाथों सी सफाई है अम्मा। मेरे और उमा के जी तोड़ मेहनत से 3-4 महीने में ही हमारा काम अच्छे से चल निकला। इस सफलता से हमारा हौसला दुगना बढ़ गया। हम दिन रात मेहनत करने लगे। मेरे इस बुटीक का हमेशा मजाक उड़ाने और व्यंग बाण चलाने वाली मेरी सासू माँ ने जब इसे सफल होते देखा, पूरी तरह जल भुन गई और खुलकर मेरे बुटीक खोलने का विरोध करने लगी। आदित्य के घर आते ही उसके कान भरने शुरू कर देती। मैं भी अब हर स्थिति से जूझने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। मैंने एक दिन जब छोटी सी बात बढ़कर एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया और हमेशा की तरह आदित्य ने मुझे अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर फेंक दिया। उन्होंने मेरे दर्द को नहीं समझा। उसी क्षण मेरे मन ने कहा, नहीं, अब और नहीं। मेरा भी कोई अपना वजूद है, मुझे भी जीने का इंसानी हक है। जिस रिश्ते से मुझे और मेरी बेटियों को कोई हक नहीं मिला, उसे बनाए रखने का अब कोई औचित्य नहीं था। मेरे अंदर जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। हमेशा की तरह से गिड़गिड़ाकर उस घर में रहने के बजाय मैंने आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीने का रास्ता चुना। उसी बदहवासी में अम्मा, मैंने अपने गिने चुने सामान और अपने पैसे समेत अपनी दोनों बेटियों रुचि और सुचि को साथ लेकर घर छोड़ उमा के पास आ गई। दूसरे दिन सुबह से ही मैं एक मकान की तलाश में जुट गई। ईश्वर की कृपा से मुझे उसी दिन एक कमरे का फ्लैट मिल गया। तुरंत मैं उसमें प्रवेश कर गई। 1 हफ्ता गुजार जाने के पर भी मेरा पति और मेरे ससुराल वालों ने हम लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। 2-4 दिनों की बदहवासी के बाद जीवन फिर से सामान्य होने लगी। हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर मैंने अपना सारा ध्यान और दिमाग अपने कामों में लगा दिया। बुटीक के विस्तार के साथ साथ मैंने और उमा ने एक किराना दुकान भी खोल लिया। मोहल्ले के लोगों को जब अच्छे सामान सस्ते दामों पर मिलने लगे तो ज़्यादातर लोगों ने हमारे यहाँ से ही सामान लेना शुरू कर दिया। काम के चल निकलते ही हम लोगों ने मदद के लिए कई और लोगों को भी नियुक्त कर लिया। अब सर्वत्र मेरी और उमा की प्रशंसा होने लगी। अब तो अम्मा मेरी रुचि सूची शहर के महंगे स्कूल में भी पढ़ रही है। मैंने 2 कमरों का अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया है, जिसकी छत के नीचे मैं पूरी तरह महफूज हूँ, और साथ में मेरी बेटियाँ भी। आज घर छोड़ने के 5 वर्षों बाद, जबकि मैंने अपने और आदित्य के संबंधों का तर्पण कर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, धन संपत्ति के साथ साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बना लिया है और समाज का मान सम्मान पाया है। जिंदगी के इस मोड़ पर अब फिर से आदित्य मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है एवं वापस लौट आने का संदेश भिजवाता रहता है। मैं जानती हूँ तुम मेरा यह पत्र पढ़कर मुझे फिर सलाह दोगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर आज तुम्ही से पूछती हूँ अम्मा, तब आदित्य ने हमारी सुध क्यों नहीं ली थी जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तब उसे हमारी याद क्यों नहीं आई जब अकेले में अपनी दोनों बेटियों के साथ समाज के लोगों द्वारा लगाए गए तरह तरह के लांछनों, तानों और अवहेलना की पीड़ा सहकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही थी? तब तो वह विरोधियों के खेमे में बैठा मेरा मजाक उड़ाता रहता था। तुमने जानकर दुख होगा अम्मा, पर मैं क्या करूं?
कभी मुझे आदित्य ने इतने दुख दिए थे कि एक ही कोमल तार नहीं बचा था जिसके सहारे मैं लौटने की सोच सकूं। अब तो मेरे सामने बस एक ही लक्ष्य है, अपनी बेटियों का भविष्य संवारना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अच्छा अम्मा, अब मैं पत्र समाप्त करती हूँ। मेरी अंतर्वेदना ने इसे काफ़ी लंबा बना दिया है। अंत में तुमसे यही अनुरोध है अम्मा कि मेरा कुशल मंगल जानने के लिए सिर्फ पत्र मत लिखना। अगर तुमको लगे कि मेरा फैसला सही है तो तुम खुद आकर मुझे और मेरी बेटियों को अपना आशीर्वाद देना, अपना प्यार और सहारा दो और मेरे पास रहो, जिसके लिए मेरा अंतस वर्षों से तरस रहा है। अम्मा, भैया भाभी और बच्चों को भी संग में लाना। अब यहाँ उनका कोई अपमान नहीं करेगा। तुम सबके प्यार और आशीर्वाद की प्रतीक्षा में तुम्हारी बेटी सुनंदा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।